नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ अर्बन एयर पोल्यूशन। तो न्यूज़ में किस वजह से है, रिसेंटली कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है स्टेज थर्ड ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान को अक्रॉस इंटायर एनसीआर रीजन, ठीक है, और हाईलाइट किया है इशू ऑफ अर्बन एयर पोल्यूशन को इंडिया में। नो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में बात करते हैं। ये एक एमरजेंसी रेस्पॉन्स मैकेनिज्म है बेस्ड ऑन AQI लेवल ऑफ दिल्ली। तो इसको इम्प्लीमेंट किया है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने, ठीक है। तो इसको फर्स्ट क्रिएट किया गया था सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस जजमेंट की आउटकम्स हैं ये, ठीक है। इसके 4 स्टेजेस हैं। स्टेज वन जो है वो पोर कैटेगरी है, AQI 201 से 300। वेरी पुअर कैटेगरी AQI 301 से 400। सीवर कैटेगरी 401 से 450 एंड सीवर प्लस कैटेगरी AQI 450 प्लस 451 प्लस, ठीक है। नो काजेस क्या क्या हैं अर्बन एयर पोल्यूशन को लेकर। इससे पहले एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024-25 के मुताबिक बात करते हैं। इंडिया जो है 5th मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है वर्ल्ड में। 13 आउट ऑफ 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इंडिया में है। असम मेघालय बॉर्डर जो है ये वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, ठीक है, बैरीनिहात, ठीक। दिल्ली जो है ये वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड नेशनल कैपिटल रही है 16th ईयर में भी, ठीक है। 10 टाइम्स एनुअल PM 2.5 लेवल prescribed by WHO guidelines recorded in 35% of Indian cities, ठीक है। आई बात समझ में। नाउ कॉजेज क्या हैं अर्बन एयर पोल्यूशन को लेकर इंडिया में। सबसे पहले मेट्रोलॉजिकल कॉजेज की बात करते हैं। तो मेट्रोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से हैं, विंड वेदर कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर इन्वर्जन एंड लो विंड स्पीड, ठीक है। पोल्यूटेंट्स ट्रैप हो जाते हैं नियर द ग्राउंड और जो डिस्पर्शन है वो नहीं होता, प्रिवेंट दियर डिस्पर्शन इन सिटीज़ लाइक दिल्ली। देखो एक्चुअली क्या होता है, आपने अक्सर सुना होगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, ये कोल्ड मंथ होते हैं। तो इन्हीं मंथ्स में आप ज़्यादा पोल्यूशन के बारे में सुनोगे कि दिल्ली में पोल्यूशन है, ये है, वो है। जैसे ही जैन स्टार्ट होती है धीरे धीरे पोल्यूशन की बातें कम होती जाती हैं। आई बात समझ में। 10-20 जनवरी जैसे ही क्रॉस होती है पोल्यूशन एंड। वजह क्या है, वजह यह है कि विंटर्स में जो एयर होती है वो कोल्ड होती है, ठंडी हवा होती है। ठंडी हवा जो होती है भारी होती है और ये डेंस होती है, ये ग्राउंड पे ही चिपकी रहती है, ग्राउंड के नज़दीक ही चिपकी रहती है। ऊपर से विंड स्पीड भी लो होती है, तो भारी एयर होती है, ये पोल्यूटेंट्स को यहीं पे ट्रैप कर लेती है। गाड़ियाँ चलती हैं, जो भी होता है, पोल्यूटेंट्स आते हैं, ये यहीं पे दिखते हैं। विजिबिलिटी कम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो पोल्यूटेंट्स यहीं पे दिखते हैं। आए बात समझ में। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है ईयर जो होती है ये वार्म होती जाती है, वार्म ईयर जो होती है वो लाइट होती है, तो ये फैलती है, तो ये पोल्यूटेंट्स को लेके जाके दूर दूर फेंक देती है, ठीक है। पोल्यूटेंट्स को लेके जाके दूर दूर फेंक देती है और हमें पोल्यूशन दिखता ही नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। प्री मूनसून डस्ट ट्रांसपोर्ट। प्री मूनसून डस्ट आती है कहाँ से, थार डेजर्ट से, मिडल ईस्ट से, इंडियन सिटीज़ में, नॉर्दर्न रीजन्स में स्पेशली दिल्ली, ठीक है। तो डस्ट आती हैं कहाँ कहाँ से, मिडल ईस्ट से और कहाँ से, थार डेजर्ट से। अर्बन और इंडस्ट्रियल फैक्टर्स। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जैसे कि सीमेंट है, स्टील है, रेफनरीज हैं, ब्रिक्स हैं, ठीक है। रेफनरीज और केमिकल इंडस्ट्रीज मुंबई में, ठीक है, जो चेंबर एरिया है यहाँ पे। व्हीकल की अगर हम बात करें तो दिल्ली में व्हीकल्स डबल हो चुकी हैं 2005 से। तो
जो व्हीक्यूलर इमिशन है ये सबसे ज़्यादा है। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटीज़, यहाँ पे रैपिडली कंस्ट्रक्शन हो रहा है अलॉन्ग द गुरुग्राम वाले रीजन में, तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो पोल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है दिल्ली वाले रीजन में स्पेशली। नाउ अर्बन लेआउट की बात करें, नैरो स्ट्रीट विद टॉल बिल्डिंग्स, यहाँ पे जो पोल्यूटेंट्स है वो ट्रैप हो जाते हैं स्ट्रीट कैनियन इफेक्ट की वजह से। ठीक है, जो ग्रीन ब्लू ये स्पेस है ये श्रिंक हो चुकी है ड्यू टू अनप्लान्ड अर्बन एक्सपेंशन, और जो नेचुरल फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है उसको कम कर दिया गया है खुद ही। तो खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी तो ब्लेम किसको करें। नो ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन जो कि दिल्ली में है ये सीजनल भी आता है ड्यू टू स्टेबल बर्निंग इन नेबरिंग स्टेट्स, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, वो भी एक रीज़न है। अदर सोर्सेज की हम बात करें तो ग्राउंड लेवल ओजोन, जब नाइट्रस ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब ये रिएक्ट होते हैं अंडर द स्ट्रॉन्ग सनलाइट, इस वजह से भी ग्राउंड लेवल ओजोन की कंसंट्रेशन राइज होती है। फायर क्रैकर्स जब हम बर्न करते हैं ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, ओपन वेस्ट जब हम बर्न करते हैं, आपने देखा होगा दिल्ली की जो हालत क्या थी जब दिवाली थी। ठीक है, तो फायर क्रैकर्स को जलाया, फिर एक सोशल मीडिया पे मतलब कंट्रोवर्सी हो रही थी कि यार ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। लैंडफिल्स में कभी कभी आग लग जाती है, दिल्ली, गाज़ियाबाद, गाज़ीपुर लैंडफिल्स, तो इनमें भी आग लग जाती है, उस वजह से भी पोल्यूशन इंक्रीज हो जाता है। इम्पैक्ट क्या है एयर पोल्यूशन का? सबसे पहले हेल्थ इम्पैक्ट, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, इरिटेशन आइज में। एयर पोल्यूशन लिंक्ड डेथ्स की अगर हम बात करें तो 15% जो डेथ्स हुई हैं दिल्ली में, ये किसकी वजह से हुई? एयर पोल्यूशन की वजह से। ये 2023 में हुई थी। ठीक है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन क्लीन एनर्जी एंड क्लीन एयर, इनका ये डाटा है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूटेंट्स जैसे कि ब्लैक कार्बन है और ग्राउंड लेवल ओजोन है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ती है। एसिड रेन की बात करें, जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं वाटर वेपर्स के साथ, तो ये एसिड बनाते हैं जो कि डैमेज करता है सॉइल को, क्रॉप्स को, फॉरेस्ट्स को, मोनूमेंट्स को और एक्वाटिक इकोसिस्टम को। बात समझ में आई? ओके। येलोविंग एंड सरफेस कोरोजन, यहाँ पे ताजमहल को देखने को मिली। इकोनॉमिक लॉस, ठीक है, तो इंडिया जो है, इंडिया लॉस्ट इकोनॉमिक आउटपुट इक्विवेलेंट टू 9.5% ऑफ जीडीपी इन 2022 ड्यू टू एयर पोल्यूशन। इतना लॉस हुआ है 9.5% जीडीपी का एयर पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, लैंसेट की ये रिपोर्ट है। ठीक है, काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट 2025। सोशल इम्पैक्ट, ठीक है, रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ, पुअर विजिबिलिटी की वजह से स्कूल्स ऑफिस बंद हो चुके हैं। ठीक है, बंद हो चुके नहीं, हो चुके थे पहले जब पोल्यूशन ज़्यादा था। जब पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है ठंडियों में, ठीक, सर्दियों में। नो डिसअप्रोप्रिएशन इम्पैक्ट ऑन वुल्नरेबल ग्रुप्स लाइक बच्चे, बूढ़े, पुअर, ठीक है, इन पे सबसे असर पड़ता है। नो कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं टू कर्ब दी एयर पोल्यूशन? सबसे पहले नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इसका एम क्या है? रिड्यूस करना पार्टिकुलेट मैटर को, ठीक है, इसकी जो कंसंट्रेशन है बाई 40% बाई 2026 इन 131 सिटीज़। ठीक है, जो पार्टिकुलर मैटर है उसकी कंसंट्रेशन कम करना 40% 2026 तक 131 सिटीज़ में। फिर ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, इमरजेंसी मेजर है टू कम्बैट एयर पोल्यूशन इन दिल्ली एनसीआर। ठीक है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट 2021 में लाया गया। इसको ये स्टैट्यूटरी बॉडी है एस्टैब्लिश की है फॉर इम्प्रूव एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है,
मेजर्स फॉर व्हीक्यूलर इमिशन कंट्रोल, लीप फ्रॉगिंग, ठीक है, टू BS6 fuel and vehicle standard 2020 nationwide. Transition to 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल E20, ठीक है, 20% इथेनॉल को ब्लेंड करना है किसमें, पेट्रोल में, ठीक है। फिर RFID सिस्टम, ये किसके लिए, फॉर टूल एंड एनवायरनमेंट कंपनसेशन चार्जेस, किस पे, कमर्शियल व्हीकल्स पे जो कि दिल्ली में इंटर होंगी। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अंडर PME ड्राइव स्कीम, जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनको प्रमोट करना, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024, ठीक है। फिर SATAT इनिशिएटिव फॉर क्रिएटिंग कंप्रेस्ड बायोगैस इकोसिस्टम। फिर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड डाटा सिस्टम, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, ठीक है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसकी बात करते हैं। एयर क्वालिटी कैटेगरी, AQI रेंज, हेल्थ इम्पैक्ट, कौन कौन से पॉसिबल हेल्थ इम्पैक्ट। गुड की अगर हम बात करें 0 to 50, मिनिमल इम्पैक्ट, मुझे नहीं लगता कोई इंडियन सिटी इस रेंज में आती होगी, इससे अबव सारी सिटीज़ हैं। अब कहीं भी देख लो, इससे अबव जा रहा होगा। सेटिस्फैक्ट्री तो 51 to 100, माइनर ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट। मॉडरेट 101 से लेकर 200 तक, ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट टू पीपल विद लंग हार्ट डिजीज, बच्चे और ओल्डर एडल्ट्स। पर 201 से लेकर 300, ठीक है, इसको तो मैंने इसमें कंक्लूड कर दिया, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें लंग एंड हार्ट डिजीज चिल्ड्रन एंड ओल्डर अडल्ट्स, ये इन दोनों में है, किसमें, अगर 101 से लेकर 300 तक होगी, कंबाइंड है इसमें। नाउ वेरी पुअर 300 से लेकर 400 तक, ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट टू द पीपल, अब सबको डिस्कम्फर्ट होगा। सीवर की बात करें 400 प्लस, रेस्पिरेटरी इलनेस, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, खत्म भाई, टाटा बाय बाय। तो किन किन पोल्यूटेंट्स को ये मॉनिटर करता है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और कुछ नहीं है इस टॉपिक में, बस यही है। बाकी मेंस का है तो मेंस में लिख सकते हो, लेकिन प्री में ये पूछा जाएगा। PM10, PM2.5, NO2, SO2, CONO3, अमोनिया और PB, ठीक है। नाउ पार्टिकुलर मैटर 10, पार्टिकुलर मैटर 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, ठीक है, ग्राउंड लेवल ओजोन, अमोनिया और लेड, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे मॉनिटर की जाती हैं, किसमें, AQI में। आई बात समझ में। नाउ यहाँ पे हमें इन्फोग्राफिक्स के बारे में बताया गया, तो वो हमने देखा। नाउ इंस्टॉलेशन ऑफ ऑनलाइन कंटिन्यूस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, इन रेड कैटेगरी एयर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, स्पेशली इन दिल्ली वाले रीजन में, ठीक है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, ठीक, एंड रिसर्च, तो एक पोर्टल है, ये एयर क्वालिटी अपडेट्स प्रोवाइड करता है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड कंस्ट्रक्शन डस्ट कंट्रोल गाइडलाइंस फॉर CD वेस्ट मैनेजमेंट एंड डस्ट माइटिगेशन, ये 2007 में इसको लाया गया है। बायोमिंग एंड बायो रिमीडिएशन ऑफ लिगेसी वेस्ट टू प्रिवेंट लैंडफिल फायर, लैंडफिल फायर को जो है उसको प्रिवेंट करना है, ठीक है। शिफ्ट करना है फॉर ऑल ऑपरेशनल ब्रिक क्लिनस को टू जिगजैग टेक्नोलॉजी इन दिल्ली NCR वाले रीजन में, ठीक है। ऑपरेशनल ब्रिक
क्लीनेस को किसकी ओर शिफ्ट करना है, जिगजैग टेक्नोलॉजी की ओर शिफ्ट करना है। ठीक है। नाउ चैलेंजेस इन कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन इन इंडिया, चैलेंजेस की बात करते हैं। पॉलिसी एंड गवर्नेंस चैलेंज, ट्रांसबाउंड्री पोल्यूशन, 30% जो अर्बन पोल्यूशन है ये ऑरिजिनेट होता है आउटसाइड सिटी। ठीक है। एंड लिमिट्स येट नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, city plan operate in soils. Now, reactive measures focus on crisis time and temporary action. ठीक है। फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस, इन्वॉल्व करना है मल्टी एजेंसीज को, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, मल्टीपल एनसीईआरटी स्टेट गवर्नमेंट्स, सीपीसीबी with different responsibilities and budgetary resources. Poor enforcement, persistent stable burning। ठीक है। अर्बन रेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन, आउटडेटेड इंडस्ट्रियल बॉयलर्स, तो ये पोर इन्फोर्समेंट है। ठीक है। फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस है। अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो हो सकता है हम पोल्यूशन को टैकल कर पाएंगे। मॉनिटरिंग डाटा एंड लिमिटेशंस, स्पार्स नेटवर्क, बहुत सारे स्मॉलर टाउन्स हैं, रूरल एरियाज हैं जहाँ पे PM2.5 PM10 मॉनिटर्स ही नहीं है। ठीक है। नेशनल स्टैंडर्ड्स ही नहीं है। इंडिया का जो एयर पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स हैं ये मोर रिलैक्सड हैं इन कंपैरिजन टू WHO's प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस। ठीक है। अदर चैलेंजेस की बात करें, स्लो EV पेनिट्रेशन इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो EV की जो पेनिट्रेशन है वो स्लो है। अगर हम चाइना की बात करें तो वहाँ पे फुल इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं शिंजिन वाले रीजन में। हैवी रिलायंस ऑन कोल बेस्ड एनर्जी, तो एनर्जी की डिमांड राइज हो रही है तो कोल जलाया जा रहा है। पब्लिक एपैथी, यहाँ पे अवेयरनेस ही नहीं है अबाउट क्रॉनिक हेल्थ इम्पैक्ट। PM2.5 PM10 एक्सपोजर, तो दोनों चीज़ें गलत थी, लोग भी गलत हैं, सिस्टम भी गलत है। अगर कोई बंदा हगने को भी गाड़ी पे जाएगा तो पोल्यूशन होगा या नहीं होगा? अरे भाई सीधा सीधा काम करो। इन शॉर्ट ऑफिशियल्स के लिए व्हीकल्स रखो, बाकी बंद कर दो दिल्ली में। बस ऑफिशियल्स के लिए वो भी इलेक्ट्रिक बसेस रखो, बाकी स्टॉप कर दो, बात ख़त्म। अब लोग कैसे जाएंगे यार? बाईसाइकिल्स क्या वहाँ पे अंडे दे रही हैं? हर किसी को बाईसाइकिल दे दो, बात ख़त्म। कितने में आएगी बाईसाइकिल? हाँ, साइकिल कितने में आएगी? 2,000 रुपये में, 3,000 रुपये में, 4,000 रुपये में, 5,000 रुपये में। दे दो यार सबको फ्री में एक एक, कर दो गाड़ियाँ सारी बंद, पोल्यूशन ख़त्म। ऐसा होना चाहिए। ठीक है। ऑफिशियल्स की गाड़ियाँ होनी चाहिए बस, बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारा ठप। बाकी जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो ठप, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक बसेस, वो भी ऑफिशियल्स, बाकी स्टूडेंट्स, जो भी बाकी पब्लिक है उनको साइकिल्स। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ हाँ, तो एक्सपोजर के बारे में पता नहीं है। MSME लाइक स्मॉल ब्रिक क्लीनर्स एंड डाइंग यूनिट्स, यहाँ पे इनके पास कोई फंड नहीं है टू अफोर्ड पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स। किसके लिए? पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स को ये मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते, इनके पास फंड्स नहीं है। वे अहेड क्या है? वे अहेड की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंडेशंस टू रिड्यूस स्टबल बर्निंग। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे स्टेबल बर्निंग को रिड्यूस करना है। ठीक है। प्राइस सिस्टम जैसे कि MSP है टू गारंटी रिटर्न्स, जब फार्मर्स स्टेबल बर्निंग को सेल करेंगे तभी इनको MSP मिलेगी, वरना ख़त्म। ठीक है, ऐसा करना चाहिए। रियल टाइम मैपिंग ऑफ क्रॉप एरियाज। ठीक है। तो फास्टर करना है क्रॉप मैच्योरिटी को
टू असेस डिस्ट्रिक्ट वाइज क्रॉप यील्ड, ठीक है, फॉर बेटर प्लानिंग, यूनिफाइड नेशनल पॉलिसी फॉर इंटीग्रेटिंग एग्रीकल्चरल रेजिड्यू इनटू बायो एनर्जी जनरेशन, ठीक है। एग्रीकल्चरल जो हमारा वेस्ट होता है उसको हम बायो एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को स्ट्रांग बनाना है, ठीक है, एम्पावर करना है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को, ठीक है। इंटर स्टेट एंड रीजनल कोऑर्डिनेशन, तो स्टेट्स ने मिलकर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाना है, अब हरियाणा से आया है, अब इधर से आया, अब उधर से आया, ऐसा नहीं करना है। लॉन्ग टर्म प्लान को लाना है, ठीक है, ताकि मिलजुल के इस मामले को रोक सकें। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर, टेक्नोलॉजी ड्राइवन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट अडॉप्ट करना है, प्रोडक्टिव सिस्टम को यूज़ करना है, एआई मशीन लर्निंग, ताकि हम फोरिकॉस्ट कर सकें पोल्यूशन सर्जिस को और आइडेंटिफाई कर सकें रियल टाइम मेजर्स को एंड प्रिवेंट कर सकें रादर देन रिएक्टिव एक्शन, ठीक है। बात समझ में आई। इंश्योर करना है स्टेबल और एडुकेट फंड्स, ठीक है, बजट को इंक्रीज कर सकते हैं एंड इनोवेशन टूल्स को अडॉप्ट कर सकते हैं लाइक ग्रीन बॉन्ड्स एंड पोल्यूशन टैक्स, ठीक है। डे रिस्क क्लीन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, सपोर्ट करना है रिस्क शेयरिंग फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड ईवी सेक्टर को एंड रिफॉर्म्स लानी है डिस्कॉम कंपनीज में, ठीक है, टू लोअर इन्वेस्टमेंट रिस्क, ताकि जो इन्वेस्टमेंट करें लोग उनको कोई रिस्क झेलनी ना पड़े, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस इमिशन ट्रेडिंग, ठीक है, इमिशन ट्रेडिंग ये एक बेस्ट सिस्टम है, ठीक है। इसके थ्रू हम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कट कर सकते हैं बाई 20 to 30%। अर्बन ग्रीन अर्बन एरियाज़ जो है वहाँ पे हम और मतलब ग्रीन बना सकते हैं, ठीक है। PM 2.5 को रिड्यूस कर सकते हैं जब हम प्लांटेशन करेंगे, ठीक है, ग्रीनरी करेंगे। आई बात समझ में। नाउ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सबसे मेजर काज है, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल जो व्हीकल्स बर्न करती हैं ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। बीजिंग का मॉडल है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ मेजर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और व्हीकुलर इमिशन नॉर्म्स को टाइट करना है। कंक्लूजन की बात करें, इंडियाज़ क्लीन एयर जर्नी, यहाँ पे एक मुंह की ज़रूरत है फॉर शॉर्ट टर्म फिक्स्ड टू सस्टेन्ड टेक्नोलॉजी ड्राइवन एंड वेल कोऑर्डिनेटेड एक्शन की, ठीक है। मल्टी सेक्टरल रोल, इसके साथ साथ डाटा बैक्ड अप्रोच ये ज़रूरी है फॉर अचीविंग ड्यूरेबल हेल्दियर एयर फॉर ऑल। आई बात समझ में। थैंक यू एंड बाय बाय। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडियाज़ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो न्यूज़ में किस वजह से है, इन 2025 इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है यहाँ पे दो हिस्टोरिक अचीवमेंट्स हुई हैं। एक जो रिन्यूएबल एनर्जी है ये 51.5% टोटल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा कर रही है। दूसरा जो शेयर है इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस वो 51% पे पहुंची है बाय सितंबर 2025, ठीक है। नाउ रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी एनर्जी है, ये जो एनर्जी है ये कहाँ से आती है, ये नेचुरल सोर्सेस से आती है दैट आर रिन्यूड एट हायर रेट देन वी कंज्यूम, ठीक है। ये इतनी तेज़ी से मतलब हाई रेट पे रिन्यू होती हैं जितना हम इनको कंज्यूम करते हैं। तो एग्जांपल कौन कौन से है, सोलर, विंड, जियोथर्मल, हाइड्रो पावर, ओशन एंड बायो एनर्जी, ठीक है। इंडिया के की टारगेट्स क्या है रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर, तो सबसे पहले अगर हम बात करें नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट्स, इनको अपडेट किया गया था 2025
2022 में। तो यहाँ पे अचीव करना है 50% ऑफ कुमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेस, ठीक है, बाय 2030। कब तक? 2023 तक। तो इसको हमने अचीव कर लिया है 5 ईयर अहेड, यानी कि 5 साल हमने पहले ही इसको अचीव कर लिया, ठीक है। फिर हमारे पास है पंचा मेरिटा टारगेट्स फॉर 2030। 50% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी से हमें पूरी करनी है, और जो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी है उसको 500 गीगावाट्स तक लेके जाना। आई बात समझ में? नाउ स्टेटस क्या है रिन्यूएबल एनर्जी का इंडिया में? तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस की, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी इसमें हाइड्रो है और न्यूक्लियर है। वो कितना है? वो 256.09 गीगावाट, ठीक है, बाय सितंबर 2025। तो हमें इन्फोग्राफिक्स पे जाना है फॉर एनर्जी वाइज ब्रेकडाउन, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी वाइज ब्रेकडाउन किया है, ठीक। तो कैटेगरी यहाँ पे इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी, यहाँ पे शेयर इन टोटल। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस इसमें इंक्लूडिंग हाइड्रो भी है, 2,47,310, ठीक है, मेगावाट MW में है। अगर हम बात करें तो शेयर कितना है? 49.4%। उसके बाद अगर हम चल के बात करें तो हाइड्रो पावर में हमारे पास 50,108 मेगावाट, ठीक है, 10% ये टोटल में शेयर करता है। विंड, सोलर और अदर रिन्यूएबल एनर्जी ये 1,97,201, ठीक है, टोटल में कितना है? 39.4%। विंड की बात करें, विंड में हमारे पास 53,124, 10%, 10.6% टोटल में। सोलर की अगर हम बात करें 1,27,332, ठीक है, 25%। आई बात समझ में? नाउ बायोमास पावर की बात करते हैं, 10,757, 2.1%, ठीक है। वेस्ट टू एनर्जी 854, 0.2%। स्मॉल हाइड्रो पावर 5,134, इसका 1.0%, ठीक है। वहीं अगर हम न्यूक्लियर की बात करें तो 8,780, ठीक है, 8,780, इसका कितना है? 1.8%। तो टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल कितनी एनर्जी हमारे पास, कितनी कैपेसिटी है? 2000, अगर हम बात करें 2,56,090, 2,56,090, यही हमारा होता है 51.1%, ठीक है। आए बात समझ में? इसको मैंने 2000 बोल दिया, मैं पेन को यहाँ से कर रहा था तो वो ये 2000 बोल दिया, ठीक है। ये 2,56,090 है, ठीक है। तो गीगावाट्स की अगर हम बात करें, वो गीगावाट्स कितना होगा? वो होगा 256.09 गीगावाट। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमने इन्फोग्राफिक्स को देखा। तो ग्लोबल रैंकिंग की बात करते हैं, इंडिया की क्या रैंक है ग्लोबली। जो अरीना है इसका जो स्टैटिस्टिक्स है 2025 का, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया जो है वो फोर्थ नंबर पे है ग्लोबली इन दी रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में, एंड फोर्थ इन विंड पावर, थर्ड लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर, थर्ड इन सोलर पावर कैपेसिटी। आई बात समझ में? थर्ड है एंड फोर्थ है, ठीक है। फोर एंड थर्ड। फोर किस में है? रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में। फोर्थ है विंड पावर में।
थर्ड लार्जेस्ट है इथेनॉल प्रोडक्शन में, एंड थर्ड है सोलर पावर में। बात समझ में आई? ध्यान। ओके, प्रोग्रेस की बात करते हैं। थर्ड टाइम इंक्रीज हुआ है इन इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी में, ठीक है, 2014 से 2025। 40 फोल्ड इंक्रीज इन सोलर कैपेसिटी फ्रॉम 2014 टू 2025। 30% इंक्रीज इन विंड एनर्जी कैपेसिटी, 30% इंक्रीज हुआ है किसमें? विंड एनर्जी कैपेसिटी में 2020 से 2024 तक। 13 फोल्ड इंक्रीज हुआ है इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल में, ठीक है, 1.5% इन 2014 की अगर बात करें तो कितना था? 1.5%, और ये 2025 में कितना है? 20%, ठीक है। आए बात समझ में? नो, टॉप 5 रिन्यूएबल एनर्जी स्टेट्स कौन कौन से हैं? राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है और महाराष्ट्र है। ओके, नाउ सिग्निफिकेंस क्या है रिन्यूएबल एनर्जी का इंडिया में? तो सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। मीटिंग ग्लोबल क्लाइमेट कमिटमेंट्स, ठीक है, तो ग्लोबल क्लाइमेट कमिटमेंट्स को मीट करने में हेल्प होगी। तो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिड्यूस करना है कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी बाय 45% बाय 2030। कब तक? 2030 तक कितना? 45%। और 2005 लेवल, 2005 की लेवल है उससे कम करना है, ठीक है। नो, फिर हमारे पास है नेट ज़ीरो बाय 2070, पंच मेरिता कमिटमेंट्स टारगेट, ठीक है। नेट ज़ीरो हमें पहुंचना है 2070 में, 2070 में के नेट ज़ीरो। एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो जो डिपेंडेंस है इंपोर्टेड कोल पे, ऑयल पे और गैस पे, ये कम हो जाएगी। ट्रेड बैलेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो स्ट्रांग बनेगी, ठीक है। इकोनॉमिक गेन की बात करते हैं तो लार्ज इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगा और ग्रीन जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगी, ठीक है। आप देख सकते हो। आए बात समझ में? नो, रिन्यूएबल एनर्जी को हमने डिसेंट्रलाइज किया है, रूफटॉप, फार्म सोलर, मिनी ग्रिड्स, तो इस वजह से जो एनर्जी एक्सेस है वो इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। नाउ, रीजन्स बिहाइंड ग्रोथ इन रिन्यूएबल सेक्टर। तो रीजन्स कौन से हैं, ये सेक्टर हमारा क्यों ग्रोथ हुआ है? सबसे पहले रीज़न बिहाइंड द ग्रोथ क्या है? हाई पोटेंशियल, इंडिया के पास हाई पोटेंशियल है रिन्यूएबल एनर्जी का। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये पास होता है थ्रू मनी स्टेट्स, ठीक है। तो ये हमें 300 प्लस सनी डेज प्रोवाइड करता है हर साल। हाई विंड एनर्जी पोटेंशियल है ड्यू टू लार्ज कोस्ट लाइन एंड एलिवेटेड टेरेन, ठीक है। कोस्ट लाइन हमारी बहुत बड़ी है, तो इस वजह से हमारे पास हाई विंड एनर्जी पोटेंशियल भी है, ठीक है। सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स, नेशनल पॉलिसी फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ठीक है। नेशनल पॉलिसीज हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, ठीक है। ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी 2015, नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2018, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018, ये हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग पॉलिसीज हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम लाई गई है फॉर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है, जो सब्सिडाइज्ड रूफटॉप सोलर पैनल्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। आई बात समझ में? ना 10 लाख इंस्टॉलेशंस किए हैं कब? मार्च 2025 में, ठीक है। नाउ रेगुलेटरी एंड मार्केट रिफॉर्म्स, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो इसको लाया गया है जो मैंडेट करती है कि स्टेट्स एंड यूटिलाइज मस्ट प्रोक्योर अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ देयर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस, ठीक है।
इंडियन कार्बन मार्केट 2024 एक कार्बन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है विद कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, ठीक है, नोटिफाइड अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 टू इंसेंटिवाइज लो कार्बन पावर जनरेशन, ठीक है। इसको नोटिफाई किया गया था कब? अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। तो ये इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है लो कार्बन पावर जनरेशन सिस्टम पे, ठीक है, यहाँ प्रोजेक्ट्स पे। आए बात समझ में? नाउ ग्रीन ओपन एक्सेस रूल, ठीक है, 2022 ये अलाउ करता है लार्ज कंज्यूमर्स को टू बाय रिन्यूएबल एनर्जी, कि वो रिन्यूएबल एनर्जी को खरीदें फ्रॉम एनी सोर्स नेशन वाइड, ठीक है। आई बात समझ में? नाउ डेडिकेटेड स्कीम, ठीक है, तो डेडिकेटेड स्कीम्स कौन कौन सी है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है 5 मिलियन मैट्रिक टन्स जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको प्रोड्यूस करना एनुअली बाय 2030। फिर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, ये जो प्रोग्राम है ये हमने लाया है। टारगेट क्या है? 20% इथेनॉल को ब्लेंड करना पेट्रोल में 2025-26 तक, ठीक है। नेशनल सोलर मिशन, नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम 2021-26, वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, ये चीज़ें हमने लाई। इस वजह से ये जो टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का ये हमने 5 साल पहले ही अचीव किया है। एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया है अंडर द ऑटोमेटिक रूट, किसमें? रिन्यूएबल एनर्जी में। आई बात समझ में? नाउ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, तो इसमें हमने स्कीम्स लाई जैसे कि PLI है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है, फॉर हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स बनाने के लिए। स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स, अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ताकि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो वो प्रमोट हो सके, ठीक है। नो इंडिया सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ये जंप हुई है फ्रॉम 38 गीगावाट टू 74 गीगावाट जूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो ये बड़ी अचीवमेंट है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको लॉन्च किया गया था इंडिया और फ्रांस के द्वारा 2021 में, सॉरी कूब 21 में इन 2015। तो इसमें 100+ कंट्रीज़ को एक साथ लाया है ताकि हम मोबिलाइज कर सकें $1 ट्रिलियन को इन सोलर इन्वेस्टमेंट्स, ताकि जो क्लीन एनर्जी है उसको अफोर्डेबल बनाया जाए। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इसको लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा एट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली इन 2018, ठीक है। इसका एम क्या है? क्रिएट करना ग्लोबल इंटरकनेक्टेड सोलर ग्रिड, ठीक है, ग्लोबल इंटरकनेक्टेड सोलर ग्रिड बनाना जो कि हर एक कंट्री कनेक्ट हो ग्रिड के साथ, ठीक है। फिर नो अब बात करते हैं चैलेंजेस की। चैलेंजेस कौन कौन से हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ करने में? सबसे पहले फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर, लो एनुअल इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया को ज़रूरत है 10 ट्रिलियन की बाय 2070 फॉर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए कितना ज़रूरत है? $10 ट्रिलियन बाय 2070। डिस्कॉम फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, जो डिस्कॉम कंपनीज से वो सफ़र कर रही हैं फ्रॉम पुअर बिलिंग एफिशिएंसी, रेवेन्यू गैप, टैरिफ डिले, ठीक है, जो इफ़ेक्ट कर रही हैं वर्किंग कैपिटल को, एंड डिबिट सर्विसिंग फॉर रिन्यूएबल कंपनीज, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज है इंटरमिटेंसी ऑफ रिन्यूएबल्स, फॉर एग्जांपल सोलर पीक ड्यूरिंग द डे बट नॉट एट इवनिंग, ठीक है। तो उस वजह से ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी इशू क्रिएट कर देती हैं, ठीक है। आई बात समझ में? नो सोलर जो होता है लाइट
दिन में प्रोड्यूस करता है और नाइट टाइम में सोलर की जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस नहीं होती। ट्रांसमिशन एंड बॉटल नेक, फॉर एग्जाम्पल इन स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, यहाँ पे हाई विंड कैपेसिटी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको हम फुली ये हार्नेस नहीं कर पाते, ठीक है। लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, बैटरी स्टोरेज कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, 5 to 6 रुपीज़ पर यूनिट स्टोरेज कॉस्ट, तो जो कि अनअफोर्डेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, ये एक बिगेस्ट चैलेंज है। लैंड एक्विजिशन, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए हमें लार्ज लैंड टैक्टिक्स की ज़रूरत होती है, लार्ज लैंड ट्रैक्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस वजह से डिले हो जाता है प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने में, हाई कॉस्ट आती है और कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं लोकल कम्युनिटीज़ के साथ, एज वेल एज फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स भी यहाँ पे राइज हो जाते हैं। तो सोलर को 3 times मोर स्पेस चाहिए एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर एनर्जी। सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए हमें यहाँ पे 3 times मोर स्पेस की ज़रूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर एनर्जी। ना फिर मैन्युफैक्चरिंग इशू, हैवी डिपेंडेंस है इंपोर्ट पे। इंडिया इंपोर्ट करता है 80 to 90% सोलर सेल्स, ठीक है। मॉड्यूल्स कहाँ से? चाइना से। तो यहाँ पे डोमेस्टिक उतना मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ठीक है। नाउ ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मनी क्रिटिकल मिनरल्स, ये जोग्राफिकली कंसंट्रेटेड हैं, ठीक है। और अगर कुछ होता है तो यहाँ पे सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाती है। चाइना के पास सबसे ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स हैं, रियर अर्थ है, तो चाइना जो है ये एक्सपोर्ट पे बैन लगा देता है। चाइना कंट्रोल करता है 6% ऑफ रियर अर्थ प्रोडक्शन को लेकर और 60% ऑफ क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन, 80% ऑफ प्रोसेसिंग वर्ल्ड वाइड। तो इस वजह से यहाँ पे सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाती है। बाकी इश्यूज़ की बात करें तो पोर इन्फोर्समेंट ऑफ आरपी टारगेट्स, ठीक है। इनकंसिस्टेंट नेट मीटरिंग रूल्स, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, ये हमारे पास अदर चैलेंजेस, अदर इश्यूज है। वे अहेड क्या हो सकता है? हमें डिस्कॉम रिफॉर्म्स को एनहेंस करना होगा, फोकस करना होगा किस पे? ऑन लॉस रिडक्शन पे, ठीक है, स्मार्ट मीटरिंग पे, टैरिफ रैशनलाइजेशन पे, और जो पेमेंट डिसिप्लिन है उसको इम्प्रूव करना होगा। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर मॉड्यूल्स को एक्सपेंड करना होगा, विंड टर्बाइन्स, बैटरीज एंड ग्रीन हाइड्रोजन कंपोनेंट्स को यहाँ पे बिल्ड करना होगा, खुद मैन्युफैक्चर करना होगा थ्रू PLI स्कीम, और जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको कम करना होगा, ठीक है। एडवांस स्टोरेज टेक्निक्स को प्रमोट करना होगा, लार्ज स्केल स्टोरेज सॉल्यूशंस लाने होंगे लाइक ACC बैटरीज, पम्प्ड स्टोरेज, हाइड्रो पावर एंड हाइब्रिड सिस्टम, इसको हमें एक्सपेंड करना होगा, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी लॉज को यूनिफाई करना होगा, ठीक है। तो जो कि इंश्योर करेंगे क्लियर रूल्स फॉर पावर परचेज एग्रीमेंट, इन्फोर्समेंट, लैंड एक्विजिशन, ग्रिड एक्सेस टू बूस्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ताकि जो इन्वेस्टर्स है उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन को इंक्रीज़ करना होगा, एक्सप्लोर करना है डाइवर्सिड फंडिंग सोर्सेस को, जैसे कि ग्रीन बॉन्ड्स हैं, मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग है, ब्लेंडेड फाइनेंस है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करना होगा। प्लान करना होगा फॉर अ जस्ट ट्रांजिशन इन कोल डिपेंडेंट रीजन्स थ्रू जॉब्स, रिसाइकलिंग, लोकल रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल इंटीग्रेशन को इम्प्रूव करना होगा,
मॉडर्नाइज करना होगा ट्रांसमिशन कॉरिडोर्स को, एंड जो स्मार्ट ग्रिड सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना होगा थ्रू एआई एंड मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज़। आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, सीड मैनेजमेंट की ओर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सीड मैनेजमेंट। तो न्यूज़ में किस वजह से है, रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन्होंने ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025 को रिलीज़ किया है। ठीक है, नाउ ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025 ये रिप्लेस करेगी सीड एक्ट 1966 और सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 को। ऑब्जेक्टिव क्या है, कंट्रोल करना सीड क्वालिटी को और प्लांटिंग मटेरियल को। ठीक है, तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, तो की हाइलाइट्स की बात करते हैं। अगर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन को देखें तो कोई भी सीड नहीं, नो सीड एक्सेप्ट फार्मर्स वैरायटी, एंड वो सीड्स जिनको हम एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, तो इनको तब तक सेल नहीं किया जाएगा जब तक ना ये रजिस्टर हो। नो मैंडेटरी बोर्डिंग ऑन साथी पोर्टल, ये एक नेशनल पोर्टल है, इसको क्रिएट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा इन रिलेशनशिप विद इन नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी प्रोवाइड करता है सीड्स की फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट टिल दे रीच फार्मर्स। ठीक है, ओरिजिन से फार्मर तक। ठीक है, ओरिजिन से फार्मर तक ये इसको ट्रेस करेगा। ठीक है, नाउ सीड कमेटी, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ये स्टेट कमेटीज़ को बनाएंगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल सीड कमेटी है ये ऑफ़र करेगी एडवाइस को ऑन मैटर्स रिलेटेड टू दी सीड प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, ठीक है, सीड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, तो ये किसका काम है, सेंट्रल सीड कमेटी ये एडवाइस प्रोवाइड करेगी इन मैटर्स पे। फिर रजिस्ट्रेशन सब कमेटी। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सब कमेटी भी है, एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे रीजनल रजिस्टर ऑन सीड वैरायटीज़, ये रजिस्टर करेगी हर एक सीड वैरायटी को। ठीक है, अंडर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ रजिस्ट्रार, किसके अंडर, रजिस्ट्रार के अंदर। उसके बाद फार्मर्स की प्रोटेक्शन की बात करें तो जो फार्मर्स के राइट है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। राइट टू सेव, ठीक है, यूज़, एक्सचेंज एंड सेल दियर सीड्स, जैसे कि ट्रेडिशनल वैरायटीज़ हैं, बिना किसी ब्रांडिंग रजिस्ट्रेशन के। ठीक है, इनको ये सेल कर सकते हैं अंडर दी ब्रांड नेम। आई बात समझ में, ब्रांडिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर विदाउट ब्रांड नेम भी इन सीड्स को यहाँ पे सेल किया जा सकता है। ठीक है, नाउ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ सीड एक्ट 1966 एंड जो ड्राफ्ट सीड बिल 2025 है, इन दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले रेगुलेटरी स्कोप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिमिटेड नोटिफाइड वैरायटीज़ हैं। ठीक है, लार्ज पार्ट जो सीड मार्केट का है वो अनरेगुलेटेड है, किसमें, सीड एक्ट 1966 में। वही हम अगर ड्राफ्ट सीड बिल 2025 के बारे में बात करेंगे, ये कवर करता है कमर्शली जो भी सीड्स हैं, जो भी सीड वैरायटीज़ हैं जो कोई जिनको बेचा जाता है, और यहाँ पे एक यूनिफॉर्म, ठीक है, एक यूनिफॉर्म रेगुलेटरी लैंडस्केप को भी यहाँ पे क्रिएट किया गया है। सीड रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन डिपेंड करती है गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस पे। ठीक है, और ये मैंडेटरी नहीं थी किसी भी वैरायटी के लिए। ठीक है, तो ये मैंडेटरी नहीं थी।
अगर हम 2025 की ये जो ड्राफ्ट सीड्स बिल है इसकी बात करें तो यहाँ पे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ठीक है, हर एक सीड वैरायटी के लिए। बिफोर इनको ट्रेड करने से पहले, बिफोर ट्रेड, ठीक है, तो ओल्ड नोटिफाइड वैरायटीज़ ये भी रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म, बेसिक स्टैंडर्ड फॉर जर्मिनेशन एंड, अगर हम देखें तो अदर थिंग्स यहाँ पे लिमिटेड टेस्टिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, लिमिटेड टेस्टिंग स्ट्रक्चर। तो अगर हम ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025 की बात करें, यहाँ पे स्ट्रिक्ट क्वालिटी मार्केट, ठीक है, डिजिटल लेबलिंग, डिजिटल लेबलिंग, इसके साथ साथ क्यूआर ट्रेसेबिलिटी एंड एक्सपैंडेड एक्रेडिट लेबोरेटरीज। फार्मर्स राइट की बात करें तो यहाँ पे लिमिटेड प्रोटेक्शन थी फार्मर्स के राइट्स की, ठीक है, स्पेशली कंपनसेशन को लेकर। तो फार्मर्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, और सेल कर सकते हैं अपने सीड्स को, सेल भी कर सकते हैं अपने सीड्स को। पेनल्टी की बात करें तो यहाँ पे लो एंड आउटडेटेड पेनल्टीज़ थी। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 टायर पेनल्टी सिस्टम है, ठीक है, सबसे पहले ट्राइबल, फिर माइनर और फिर मेजर। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंटली एडवांस फाइन्स लगेंगे। टेक्नोलॉजी अडाप्टेशन की बात करें तो यहाँ पे कोई भी एम नहीं थी रिगार्डिंग दी हाइब्रिड, जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स, बायोटेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की। यहाँ पे बायोटेक नॉर्म्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है, ठीक है, रेगुलेटरी सीड इंपोर्ट्स एंड मैकेनिज़्म बनाया गया है फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक, बात समझ में आई? ओके, नाउ ओवरव्यू देखते हैं इंडिया के सीड सेक्टर को लेकर। इंडिया जो है ये 5th लार्जेस्ट है सीड इंडस्ट्री को लेकर दुनिया में। सबसे पहले यूएसए है, ठीक है। दूसरा सीड एक्सपोर्ट, ये कितना है, 150 मिलियन यूएस डॉलर्स विद इन। ग्लोबल जो एक्सपोर्ट मार्केट वैल्यू है वो कितना है, 15 बिलियन, ठीक है, ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट है। नाउ इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है, लेस देन 1%। आई बात समझ में? इन 2023 एंड 24, ठीक है, 23 एंड 24 की बात करें, ये 23 एंड 24 की बात करें, इंडिया ने 150 मिलियन एक्सपोर्ट किया था। तो सीड प्रोग्राम, ठीक है, फॉलो करता है लिमिटेड जनरेशंस सिस्टम, ठीक है, और सीड मल्टीप्लिकेशन इन फेस्ड मैनर। नाउ यहाँ पे 3 जनरेशंस हैं, एक तो ब्रीडर जनरेशन है, दूसरी फंडेशन और तीसरी सर्टिफाइड सीड्स। तो 3 जनरेशन ऑफ सीड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले ब्रीडर सीड, ब्रीडर सीड ये प्रोजेनी है न्यूक्लियस सीड ऑफ अ वैरायटी, ठीक है, इसको प्रोड्यूस किया जाता है बाय ऑरिजिनेटिंग ब्रीडर एंड बाय स्पॉन्सर्ड ब्रीडर, ऑरिजिनेटिंग ब्रीडर और स्पॉन्सर्ड ब्रीडर। ICAR ये प्रमोट करता है स्पॉन्सर्ड ब्रीडर सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम को थ्रू नेशनल सीड कॉरपोरेशन एंड स्टेट फार्मर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके थ्रू, एंड कृषि विज्ञान केंद्रास, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? ओके, नाउ फंडेशन सीड्स की बात करें, ये प्रोजेनी है ब्रीडर सीड की, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ फंडेशन सीड्स हैज़ बीन entrusted to the NSC, ठीक है, SFCI, स्टेट सीड कॉरपोरेशन, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, प्राइवेट सीड प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स, ठीक है,
ये लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं। सर्टिफाइड सीड ये प्रोजनी है फाउंडेशन सीड की। नाउ एग्जिस्टिंग चैलेंजेस इन सीड सेक्टर, कौन कौन से चैलेंजेस हैं सीड सेक्टर में? तो लो सीड रिप्लेसमेंट रेट, लो सीड रिप्लेसमेंट रेट है यहाँ पे। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे ओपन पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं इन फूड चेन या फिर ऑयल सीड्स। तो सीड रिप्लेसमेंट रेट जो है ये लेस देन 25 to 30% है। आई बात समझ में? सीड मार्केट मोनोपोलीज, कुछ कंपनीज हैं जिनकी मोनोपोली है। बायर मोनसेंटो, ठीक है, बायर अगर हम बात करें तो मोनसेंटो ये डोमिनेट करती है सीड मार्केट में। ठीक है, जो हमारे लोकल सीड्स होते हैं उनको मार्केट का एक्सेस मिलता ही नहीं है। आई बात समझ में? फिर देखिए सीड प्रोडक्शन, यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स, यहाँ पे एडुकेट एंड टाइमली सीड प्रोडक्शन होनी चाहिए ताकि जो रिक्वायरमेंट्स है इंडिया की हाई हिली डाइवर्स क्रॉपिंग सिस्टम की वो पूरी हो। तो लेकिन ये चैलेंज जो है ये फिर भी रह जाता है, सीड अवेलेबिलिटी। तो फार्मर्स प्राइमरीली अगर हम देखें तो इनकी जो सीड रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसे पूरी होती है, ये सेव करके रखते हैं। ठीक है, तो जैसे ट्रेडिशनल तरीके से हम सेव करके रखते हैं ना हर साल, तो वैसे ही ये अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। ठीक, 65% अपना सीड सेव करके रखते हैं। ठीक है, और इसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ पुअर क्वालिटी सीड्स, यहाँ पे इंफीरियर सीड क्वालिटी है, इस वजह से लो जर्मिनेशन रेट है ना। सब ऑप्टिमल क्रॉप परफॉर्मेंस, क्योंकि सीड क्वालिटी जो है वो पुअर है, लो यील्डिंग रेट है, लो जर्मिनेशन रेट है। ठीक है, इस वजह से क्रॉप परफॉर्मेंस जो है वो कम होती है। अदर इश्यूज़ की बात करें, इनएफिशिएंट पोस्ट हार्वेस्ट एंड मैनेजमेंट, इसमें स्टोरेज की बात है, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फर्दर ये इफ़ेक्ट करता है सीड क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी को। तो की इनिशिएटिव्स कौन कौन से लिए हैं? सबमिशन ऑन सीड प्लानिंग मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंश्योर करते हैं प्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ हाई यील्डिंग सर्टिफाइड क्वालिटी सीड्स को। ठीक है, हाई यील्डिंग सर्टिफाइड क्वालिटी सीड्स को। नेशनल सीड पॉलिसी 2002। ठीक है, इट एम्फसाइज द सीड प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, सीड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग। नाउ प्रोडक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। ठीक है, ये एस्टेब्लिश करता है इफेक्टिव सिस्टम को जिसमें प्लांट वैरायटीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, फार्मर्स के राइट को, प्लांट ब्रीडर्स के राइट को, एंड यहाँ पे इनकवरेज किया जाता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटीज़ ऑफ प्लांट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सीड विलेज प्रोग्राम, बीज ग्राम योजना। ये किस लिए लाई गई है? ताकि जो फार्मर्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, सीड क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो सके। इम्प्रूव फार्मर्स सेव्ड सीड क्वालिटी, जो फार्मर्स की सीड क्वालिटी है ना उसको एक्चुअली यहाँ पे इम्प्रूव करना है। ठीक है, नेशनल सीड रिजर्व, यहाँ पे हम मेंटेन करते हैं सीड्स को ताकि जो सीड अवेलेबिलिटी है उसको इंश्योर किया जाए ड्यूरिंग क्लाइमेट डिसरप्शन। और बाकी जो प्लान्स हैं इसमें नेशनल सीड प्रोजेक्ट फेज सेकंड है। ठीक है, सीड मैनेजमेंट 2.0 सिस्टम है
तो ये कुछ की इनिशिएटिव्स हैं। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? प्रमोट करना है बायोटेक इनोवेशन को, हाई यील्डिंग, स्ट्रेस टॉलरेंट, न्यूट्रेंट रिच सीड वैरायटीज़ को, ताकि जो क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी है या फूड कंसर्नस हैं उनको एड्रेस किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ICAR, ठीक है, रिसेंटली इन्होंने डेवलप किया है 2 जीनोम एडिटिंग राइस वैरायटीज़, DRR राइस 100, ठीक है, कमाला, ठीक है, राइस 100 कमाला, बेस्ड ऑन सांबा मसूरी एंड पूसा DST राइस 1 बेस्ड ऑन MTU 1010, ठीक है। नाउ एस्टेब्लिशिंग कम्युनिटी सीड बैंक्स को एस्टेब्लिश करना चाहिए, जो हेल्प करेगा प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग लोकल सीड वैरायटीज़। ये लोकल सीड वैरायटीज़ को प्रिजर्व और प्रमोट करने में हेल्प करेगी। कौन? कम्युनिटी सीड बैंक्स, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमें SRR को इंक्रीज़ करना होगा, टाइमली रिप्लेसमेंट ऑफ सीड टू प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ करना है सीड रिप्लेसमेंट रेट को, पर्टिकुलरली फॉर रीजनली इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ को। नाउ इम्प्रूव सीड क्वालिटी एश्योरेंस, हमें सीड क्वालिटी एश्योरेंस को इम्प्रूव करना होगा, अपग्रेड करना होगा सीड टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ को, डिजिटल ट्रेसेबिलिटी को इम्प्रूव प्रमोट करना होगा, इन्फोर्स करना होगा स्ट्रिक्टेड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, और इंश्योर करना होगा हाई जर्मिनेशन एंड वेराइटल प्योरिटी को। अदर्स की बात करते हैं तो हमें सेफ स्टोरेज फैसिलिटीज़ को एस्टेब्लिश करना होगा। ये वे फॉरवर्ड है, आगे का रास्ता है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ सीड्स को इंश्योर करना होगा, ठीक है। कंक्लूजन की बात करते हैं, जो ड्राफ्ट सीड बिल 2025 से ये स्ट्रॉन्ग बनाएगी इंडिया के सीड सिस्टम को बाय इम्प्रूविंग क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड फार्मर्स को एक्सेस प्रोवाइड करेगी एफोर्डेबल सर्टिफाइड सीड्स के लिए, ठीक है, सर्टिफाइड सीड्स के लिए। एंड यहाँ पे इनोवेशन को प्रमोट करना है, ठीक है। परसिस्टेंट गैप्स को टैकल करना है इन रेगुलेशन एंड सीड अवेलेबिलिटी को लेकर, और प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने में हेल्प करनी है, सपोर्ट करना है मोर रेजिलेंट एग्रीकल्चरल सेक्टर को। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। आई होप ये वाला आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वल्चर्स। तो वल्चर्स के बारे में बात करते हैं तो न्यूज़ में किस वजह से है। रिसेंटली वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो इन्होंने रिलीज़ किया है फर्स्ट पैन इंडिया असेसमेंट मॉनिटरिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ स्पेशली वल्चर्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट पैन इंडिया असेसमेंट था और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को मॉनिटर करना था। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ किसकी? वल्चर्स की। नो मेजर फाइंडिंग्स की बात करें, ये फर्स्ट नेशन वाइड असेसमेंट था, ठीक है। एस्टिमेटेड ब्रीडिंग एडल्ट पॉपुलेशन, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था 4 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ पे। इसमें कौन कौन सी है? वाइड रैम्पेड इंडियन, स्लेंडर बिल्ड एंड रेड हेडेड वल्चर, ठीक है। तो जियोग्राफिक स्कोप की बात करें तो सर्वे यहाँ पे 216 प्लेसेस पे या साइट्स पे हुआ अक्रॉस 17 स्टेट्स, ठीक है। नो कंट्रैक्शन ऑफ रेंज, डॉक्यूमेंट ने ये रिवील किया कि 70% जो साइट्स हैं हिस्टोरिकल साइट्स, वहाँ पे नेस्टिंग ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ नेस्टिंग इन 70% ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस।
ठीक है। नाउ डिपेंडेंस ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरिया जो है ये होल्ड करता है 54% ऑफ ऑल डॉक्यूमेंटेड नेस्ट्स। ठीक है। स्पीशीज स्पेसिफिक फाइंडिंग्स, स्पीशीज के रिगार्डिंग कौन कौन सी फाइंडिंग्स आई, तो सबसे पहले देखते हैं इंडियन वल्चर्स को। इंडियन वल्चर्स ये मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, इसके साथ साथ राजस्थान में, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा मुकुंदरा हिल्स में। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स में सबसे ज़्यादा। आई बात समझ में। नेक्स्ट इज वाइट रम्पेड वल्चर, तो ये जो कांगड़ा वैली है, कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ पे ये जो वाइट रम्पेड वल्चर है ये यहाँ पे पाई जाती है। फिर स्लेंडर बिलेड वल्चर, तो ये मोस्टली अपर जो असम है वहाँ पे ब्रीड कर रही है, अपर असम में। रेड हेडेड वल्चर, तो ये मध्य प्रदेश में पाई गई। ठीक है। ये डिपेंड है ऑन डेंस अनडिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट्स पे, पॉपुलेशन एक्सट्रीमली लो है और फ्रेगमेंटेड है। ठीक। नाउ वल्चर्स लार्ज कैरेन ईटिंग बर्ड है, ये ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स में पाई जाती है। 9 स्पीशीज़ इंडिया में है। सिग्निफिकेंस क्या है, ये इन्वायरमेंट को क्लीन करती है, कंज्यूम करती हैं कार केसेस को। ठीक है। और जो वाइल्ड लाइफ डिजीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करते हैं, इनको प्रोटेक्ट किया गया है शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर। तो ख़तरा किस चीज़ का है, थ्रेट की अगर हम बात करें तो इनको थ्रेट्स किस चीज़ के हैं, सबसे पहले हैबिटेट लॉस। ठीक है। फूड स्कारसिटी, फूड स्कारसिटी। डिक्लोफेन, ठीक है, ये एक ड्रग है जो कि यूज़ करते हैं हम लाइव स्टॉक में, डिक्लोफेनिक पॉइजनिंग। फिर इलेक्ट्रो कॉशन। ठीक है, इस वजह से भी जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स ये वायर्स होते हैं उन पे ये बैठती हैं तो ये वहीं पे चिपक जाते हैं। कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो यहाँ पे बैन लगाई गई थी किस पे, डिक्लोफेन पे। डिक्लोफेन ये जो ड्रग है, इसके साथ साथ कीटोप्रोफीन पे। ठीक है। इसके साथ साथ एसिक्लोफेनिक पे। ठीक है। और एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020 टू 2025। ठीक है, आई बात समझ में। नो, यहाँ पे वल्चर्स जो इंडिया में पाए जाती हैं, वाइड रम्पेड वल्चर। ठीक है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। फिर स्लेंडर बिल्ड वल्चर, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, ये मैंने आंखों देखी है। ठीक है। इंडियन वल्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये भी मैंने आंखों देखी है। ठीक है। बियर्ड वल्चर, ठीक है, ये हाँ। फिर रेड हेडेड वल्चर, तो ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। एंड इजिप्शियन का वल्चर, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। फिर ग्रेफन वल्चर, ये लीस्ट कंसर्न है। एंड यहाँ पे इंडियन वल्चर की बात हुई। ठीक है, आई बात समझ में। ओके, ठीक। नाउ ये नियर थ्रेटन है कौन, हिमालयन ग्रेफियन,
ये भी मैंने देखी है, ठीक है। फिर यहाँ पे सिनेरियोस वल्चर, ये भी नियर थ्रेटनड है। बियर्डेड वल्चर ये नियर थ्रेटनड है, ठीक है। आई बात समझ में। रेड हेडेड वल्चर ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ओके। आई बात समझ में। चलो नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।